वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 जिसका नाम है कॉस्ट यानी कि लागत। इसका ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हमारे चैनल पे पहले ही अपलोडेड है। उसमें हमने देखा था कॉस्ट क्या होती है और हमने दो तरीके की कॉस्ट के बारे में भी पढ़ा था और टोटल कॉस्ट भी देखी थी कि टोटल कॉस्ट यानी कि हमारी कुल लागत क्या होती है। अब इस वाले पार्ट में हम औसत लागत को समझेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा आप उसको भी देख लो ताकि आपको ये वाला और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हम देखने वाले हैं कि औसत लागतें होती क्या है यानी कि एवरेज कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं वो होती क्या है। तो देखिए जो प्रति इकाई लागत होती है उसको ही हम औसत लागत कहते हैं यानी कि हमारी पर यूनिट को बनाने में प्रोड्यूस करने में जितनी लागत लग रही है वो हमारी क्या होगी औसत लागत निकाल होती है हमारी। इसको हम निकालते कैसे हैं कि हमारी जितनी भी हमारी जो औसत लागत यानी कि हमारा जो एसी होगा उसको हम कैसे निकालेंगे। जितना भी हमने टोटल प्रोडक्शन किया है उसको हम डिवाइड कर देंगे जितनी हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस की थी उससे। यानी कि एसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, जितनी भी हमारी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई उसको हम डिवाइड कर देंगे जितने भी हमारी टोटल कॉस्ट लगी थी पैसे, जितना भी हमारा टीसी था यानी कि हमारी टोटल कॉस्ट जितनी थी उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, जितना भी हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस की थी। तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारी एवरेज कॉस्ट में मिल जाएगी। औसत लागत भी देखिए अब तीन तरीके की होती है। कौन सी, एक औसत स्थिर लागत होती है, एक औसत परिवर्ती लागत होती है और एक औसत कुल लागत होती है। औसत कुल लागत आपको पता ही है, जैसे हमने पिछले में देखा था। इन दोनों को यानी कि औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्ती लागत को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें हमारी क्या मिल जाती है, औसत कुल लागत हमें अपनी मिल जाती है। अब हम एक एक को देखेंगे कि औसत स्थिर लागत कौन सी होती है, औसत परिवर्ती लागत कौन सी होगी और औसत कुल लागत कौन सी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा कौन सा, औसत स्थिर लागत कौन सी होती है। उत्पादन की जो प्रति इकाई स्थिर लागत होती है उसी को औसत स्थिर लागत कहते हैं। देखिए अभी हमने देखा कि जो भी एवरेज कॉस्ट हमारी होंगी यानी कि जो भी हमारी औसत लागतें होंगी वो क्या होंगी, वो प्रति इकाई की हम लागत निकाल रहे हैं। तो प्रति इकाई लागत में अब हम स्थिर लागत देखेंगे। स्थिर लागतें हमने देखी थी कि स्थिर लागत कौन सी होती है, जो फिक्स होती है, जो चेंज नहीं हो सकती। तो ऐसे ही प्रति इकाई जो स्थिर साधनों पे जो हम खर्च कर रहे हैं उस पे जो लागत आ रही है वो हमारी क्या होगी, औसत स्थिर लागत होगी। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है औसत स्थिर लागत क्या होती है, घटती चली जाती है। क्यों घटती चली जाती है, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है वो तो बढ़ती जा रही है लेकिन औसत स्थिर लागत जो है, जो स्थिर लागत है, जैसे मान लीजिए हमने कोई कोई लैंड पे हमने एक जमीन ली है, ठीक है, उसके लिए हम किराया पे कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो हमारा रेंट तो नहीं बढ़ रहा ना उस जमीन के लिए। तो रेंट तो फिक्स रहेगा मगर जो हमारी क्वांटिटी है प्रोडक्शन की वो बढ़ती जा रही है। तो इसी वजह से क्या होता चला जाएगा, हमारी जो ये औसत स्थिर लागत होगी ये घटती चली जाएगी। इसको हम एएफसी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एएफसी भी बोलते हैं यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं इसको। अब देखिए मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि हमने 100 रुपए हमारा क्या जा रहा था, किराया जा रहा था किसी लैंड के लिए, ठीक है, जो कि हमने ली थी कहाँ, प्रोडक्शन के लिए। अब वो जो 100 रुपए की हमने जमीन खरीदी कह रही हूँ, जो हमने किराए पे ली उसमें हमने करी मान लीजिए 10 क्वांटिटी हमने क्या करी, प्रोड्यूस की, ठीक है। 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस की तो हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा एएफसी। हमारी एएफसी निकल जाएगी 10 रुपए यानी कि हमारी एवरेज कॉस्ट कितनी पड़ी, फिक्स वाली 10 रुपए पड़ी। मगर अगर मैंने क्या करा, अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी। अब हमने क्वांटिटी क्या कर दी, 10 की जगह यहाँ पर 20 कर दी। हमारी क्वांटिटी बढ़ गई मगर हमारा किराया जो था, किराया थोड़ा ना बढ़ा, किराया तो सेम रहा। तो अब हमारा जो ये होगा एएफसी होगा वो हमारा कितना निकलेगा, 5 रुपए। कितना निकलेगा, 5 रुपए। तो जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी जो होती है, हमारा उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे जो औसत स्थिर लागत होती है ये घटती चली जाती है। इसको देखो निकालते कैसे हैं, जितनी भी हमारी एएफसी होती है यानी कि औसत स्थिर लागत होती है उसको कैसे निकालते हैं, जितना भी हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है यानी कि जितना भी हमने फिक्स फैक्टर पे खर्च करा है उसको हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एएफसी।
आगे देखते हैं। अब देखिए इसका यहाँ पे ये ग्राफ भी है कि एएफसी का ग्राफ कैसा होता है, और उसकी मैंने यहाँ पे कुछ क्वालिटीज भी लिखी है कि कैसी क्वालिटीज होती है इसकी। देखिए सबसे पहले क्या है कि ये जो एएफसी का कर्व होता है, ये देखिए ऐसा होगा जो कभी भी ना तो एक्स एक्सिस को छुएगा और ना ही वाई एक्सिस को छुएगा। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी टच नहीं करना, ना तो एक्स को और ना ही वाई को। ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो ये होता है हमारा क्या कहते हैं, एएफसी होता है, ये भले ही हमारा जीरो प्रोडक्शन हो, ठीक है, यानी कि हमने कुछ भी प्रोड्यूस ना किया हो, फिर भी क्या होगा, हमारी ये कॉस्टेज रहती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए रेंट हो गया हमारा, मशीनरी हो गई, इन पे खर्च कुछ ना कुछ रहता है, भले ही हमने प्रोडक्शन अभी स्टार्ट किया हो या ना किया हो। तो इसी वजह से ये कभी भी एक्स और वाई को नहीं टच करती, क्योंकि जीरो हो ही नहीं सकती किसी भी पॉइंट पर। देखिए अब इसकी विशेषता देख लेते हैं हम। दाएं से बाएं ओर होता है, देखिए यहाँ से है लेफ्ट से, सॉरी राइट से लेफ्ट साइड पे है हमारा। नेक्स्ट, कभी भी एक्स और वाई अक्ष को नहीं छुएगा। मैंने आपको समझाया कि कभी भी हमारी जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, दोनों में से किसी को भी नहीं छुएगा। इसका आकार अति परवलय होता है। इस ये जो शेप है ना इसकी, इस शेप को हम क्या बोलते हैं? अति परवलय बोलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि एएफसी की शेप समझाइए, शेप क्या होती है, तो अति परवलय इसकी शेप को बोला जाता है। ये जो शेप है इसकी, इसके कर्व की। नेक्स्ट है एएफसी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। मैंने आपको रीजन बताया कि एएफसी कभी भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ कॉस्ट हमेशा होती ही होती है, इसलिए कभी भी शून्य नहीं हो सकता। आपको इसकी जो क्वालिटीज है ये याद रखने की, कैसा इसका जो कर्व होता है। नेक्स्ट देखते हैं औसत परिवर्तनशील लागत जो होती है हमारी, जिसको हम एवीसी यानी कि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए ये कौन सी है? ये वो लागत है हमारी जो हम परिवर्तनशील कारकों पर जो खर्च कर रहे हैं, उससे जो हमारी प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत आ रही है, उसी को हम एवीसी बोलते हैं। मतलब कि हमने हमारे जितने भी जो परिवर्तनशील फैक्टर्स है, चाहे वो हमारा कच्चा माल हो गया, ठीक है, बिजली का बिल हो गया, उस पर हमारे हमारे पर यूनिट को प्रोड्यूस करने में जितना खर्चा जा रहा है, वो हमारा औसत परिवर्तनशील लागत कहलाता है। यदि उत्पादन शून्य होगा तो यह भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि कहाँ, जब हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो जीरो होगा, तो बिजली का बिल किस चीज का आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। कच्चा माल आप किस चीज में यूज करेंगे? नहीं करेंगे कच्चा माल को हम यूज। तो इसीलिए जब भी हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन जीरो होता है, तो ये भी जीरो होता है। आगे देखिए, यह उत्पादन बढ़ने के साथ क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करेंगे, तो वैसे वैसे एवीसी हमारा क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। जैसे हमने एएफसी में जाना था, एएफसी क्या होता है, घटता चला जाता है, क्योंकि वो जो होती है वो कॉस्ट फिक्स होती है, जबकि ये कॉस्ट जो होती है ये फिक्स नहीं होती। जैसे जैसे प्रोडक्शन हम करेंगे वैसे वैसे ये क्या होगी, बढ़ती चली जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए हमने आज 50 रुपए का कच्चा माल खरीदा, ठीक है, उसमें हमने 10 यूनिट्स बना ली, कल हम 100 रुपए का कच्चा माल खरीदेंगे, उसमें हम 15 यूनिट्स बना लेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, एबीसी जो होता है ये बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पे ये एवीसी का ग्राफ है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका कर्व यू शेप का होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए अभी हमने समझा कि एवीसी क्या होता है, धीरे धीरे क्या होना चालू हो जाता है, बढ़ना चालू हो जाता है जैसे जैसे हमारी यूनिट्स, हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। तो देखिए पहले तो ये लो है, और जैसे जैसे हमने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, वैसे वैसे क्या होना चालू हो गया है, इसकी शेप जो है ये देखिए ऊपर की ओर जाने चालू हो, ये बढ़ेगा। और इसका शेप का नाम क्या है? यू आकार की इसकी शेप होती है हमारी औसत परिवर्तनशील लागत की। याद रखने हैं आपको। अब है हमारा एटीसी। एटीसी यानी कि औसत कुल लागत को हम एटीसी बोलते हैं, या फिर हम इसको एसी भी बोल सकते हैं। ये क्या होती है? ये होती है हमारी औसत कुल लागत, जो भी हमारी परिवर्तनशील लागत है, ठीक है, औसत परिवर्तनशील लागत है, और जो हमारी औसत स्थिर लागत थी, उन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हमारा निकल जाएगा, औसत कुल लागत निकल जाता है हमारा। इसका फॉर्मूला देखिए, औसत परिवर्तनशील लागत यानी कि एवीसी और एएफसी दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाता है, एसी निकल जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे कुल परिवर्तनशील लागत नहीं आएगा, यहाँ पे औसत परिवर्तनशील लागत आएगा, और यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पे औसत कर लेते हैं हम इसको काट कर, यहाँ दोनों जगह औसत आएगा। आगे अब इसका ग्राफ देखते हैं।
औसत लागत वक्र की विशेषता देखिए। अब इसमें क्या होता है, इसका आकार कैसा होता है, यू शेप का होता है, और इसका आकार जो होता है वो एएफसी और एवीसी के आकार के कारण इस प्रकार का होता है। यानी कि जो भी हमारा ये जो एटीसी है, इसका आकार क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, यू शेप का होगा। और ये क्यों होगा, ये एएफसी और एवीसी की वजह से होगा। अब देखिए यहाँ पे ये है, ये वाला जो हमारा कर्व दिख रहा है ना, इसमें देखिए सारे कर्व बने हैं, एवीसी का भी बना हुआ है, एएफसी का भी बना हुआ है। लेकिन अभी मैं आपको एसी और एएफसी का तो हमने पीछे देख लिया, मगर अभी हमें एटीसी का देखना है, तो हम इसमें एटीसी का देखेंगे। एटीसी वाला देखिए ये वाला कर्व है, ठीक है। और ये देखिए आप अगर देखेंगे तो ये कौन सी शेप का है, यू शेप का हमें नजर आ रहा है। और ये यू शेप का क्यों है, क्योंकि जो हमारा एएफसी है वो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे ये ऐसी शेप का क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ये है हमारा एएफसी, जो हमने जाना था कि वो क्या था, कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा ना वाई वाई एक्सिस को टच करेगा, इसी वजह से ये भी टच नहीं कर रहा है ना एक्स को और ना वाई को। और दूसरा रीजन क्या, एवीसी, एवीसी क्या करता है, टाइम टू टाइम जैसे जैसे हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो इंक्रीज होगा, वैसे वैसे जो हमारा एटीसी होता है, एवीसी होता है, वो क्या होना चालू हो जाता है, इंक्रीज होना चालू हो जाता है। इसी वजह से ये जो एटीसी है ये भी ऐसा इंक्रीजिंग फॉर्म में यू शेप का बना है हमारा। ठीक, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इनके बीच में रिलेशंस क्या है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल